नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सबके लिए सारे विषय की क्लासेस लग रही हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके जा सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छे से अच्छे पढ़िए और नोट्स बनाइए। चलिए, आज हम गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो पुराने साल पूछे हुए हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। समझ पर आधारित सारे प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न लूँगा आपके साथ में, उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता ये है कि हमें नहीं छांटना होता है। 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन गलत होता है, उसको ही लगाना पड़ता है। पहले आप समझ लेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण से पहले मैं निदानात्मक शिक्षण बताऊंगा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है दोस्तों, समझना। मान लीजिए आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद कहाँ जाएंगे आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास गए तो आपका क्या करता है, वो जांच करता है प्यारे मित्रों कि आपको कौन सी बीमारी है, तो वो जांच करता है। जांच करना क्या होता है प्यारे मित्रों, निदान कहलाता है। मतलब समस्या की पहचान करना। क्या प्यारे मित्रों, समस्या की पहचान करना, लिखते जाना मेरे साथ। समस्या की पहचान करना कहलाता है निदान। और उस समस्या के अनुसार आपको दवाई देना, गोली देना, इंजेक्शन लगाना क्या कहलाता है प्यारे मित्रों, आप बोलेंगे उपचार। मतलब क्या, ट्रीटमेंट। एक होता है डायग्नोस, एक होता है ट्रीटमेंट, दोनों। इसी प्रकार से कक्षा में भी शिक्षक होने के नाते आप क्या करते हैं, बच्चों को किस चीज़ की कमी है, कौन सी समस्या है, और उस समस्या के अनुसार आप उसका इलाज करते हैं। दैट इज कॉल्ड उपचारात्मक शिक्षण। आ रहा समझ में। तो पहले जांच करना, फिर उसका उपचार करना। क्लियर है। अच्छा, इस प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, ये विशेष शिक्षा के समान है। विशेष शिक्षा मतलब क्या, स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन किसके लिए होता है, CWSN के लिए होता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण सबके लिए होता है। ठीक है, अब नहीं पूछा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना, प्रत्येक छात्र पर ध्यान देना बिल्कुल सही है, हम प्रत्येक छात्र पर ध्यान देते हैं। डॉक्टर भी प्रत्येक बीमार पर ध्यान देता है। केवल विशेष ज़रूरतों वाले छात्रों के लिए नहीं है, बिल्कुल सही है, सभी छात्रों के लिए। मैंने बताया उपचारात्मक शिक्षण फॉर ऑल, सभी छात्रों के लिए है। विशेष छात्रों बस मतलब ये सही है ना, विशेष छात्रों बस के लिए नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन के ये अगेंस्ट है। उन छात्रों के लिए हैं जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ए, ये विशेष शिक्षा के समान है, ये गलत है। ये सभी शिक्षा के लिए है, समावेशी शिक्षा में इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेकंड लूँगा आपके साथ प्यारे मित्रों, ये एक कथन और कार्यवाही से प्रश्न पूछा हुआ है आपके पेपर में। आपको बता दूं 1 से 2 नंबर के स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आते हैं आपके हर सब्जेक्ट में। प्रश्न को ध्यान से देखिए ज़रा। कह रहा कि निम्न में से किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं गणित में और स्पेशल निष्कर्ष निकाले जाते हैं बोल रहा है ना, मतलब क्या कि आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं बोल रहा है, उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। हॉगवेन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लॉक ने कहा है, बेंजामिन पेरिक ने कहा है। इसका उत्तर ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है, इसलिए हमें बेंजामिन पेरिक, इसका कथन बेस्ड प्रश्न आपको हम क्लास में ही करा देंगे सारे, आप बस नोट करते जाना और लिखते जाना। बेंजामिन पेरिक साहब ने कहा है कि गणित एक विज्ञान है। थर्ड प्रश्न लूँगा आपके साथ में, समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों तो शेयर करना है बस। कक्षा 1 कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित के लिए, अब हम प्राथमिक शिक्षक के टीचर बनने वाले हैं, तो हमारे पास 1 से लेकर 5 तक के बच्चे ही रहते हैं, तो हमें वहाँ पर गणित शिक्षण कराना है। तो उसके लिए शिक्षण और अधिगम के लिए कौन सा सही है। आप सबको पता है शिक्षण की प्रक्रिया कैसे होती है, त्रिमुखी होती है। जॉन डीवी के अनुसार, लिखते जाइएगा मेरे साथ, शिक्षण की प्रक्रिया त्रिमुखी होती है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, लिखना। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीनों होते हैं। किसने कहा है, जॉन डीवी साहब ने कहा है। जॉन डीवी ने कहा है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों की सहायता से शिक्षण की प्रक्रिया होती है। अच्छा, एक और पॉइंट है अधिगम, लिखना। अधिगम क्या होता है, अधिगम का अर्थ मैंने हर क्लास में आपको अच्छे से बताया है, जो पुराने साथी उनको पता हो गया। अधिगम का संकीर्ण अर्थ होता है सीखना,
लिखना दोस्तों सीखना, और इसका व्यापक अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया। अधिगम की परिभाषा मैंने अन्य वीडियो में कराई हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। उत्तर देखेंगे, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। क्या केवल मौखिक प्रश्न कराएं आप? बिल्कुल नहीं। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। बहु कक्षा कक्ष कहलाता है, ये बहुविषयक कक्षा कक्ष कहलाता है, मतलब मल्टी सब्जेक्ट टीचिंग कहलाता है। गणित की कक्षा को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला आदि में संयोजन करना जरूरी है। कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अभ्यास के लिए बहुत अधिक प्रश्न दिए जाने चाहिए, बोल रहा है, अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बिल्कुल ये भी सही है। पर प्यारे मित्रों, जब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड नंबर ऑप्शन की, तो ज़्यादा सही लग रहा है। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि समाकलन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, कक्षा 1 और 2 के बच्चे ज़्यादा अभ्यास करें ये आवश्यक नहीं है, पर बच्चों के मन में सभी विषयों के प्रति जागरूकता और रुचि पैदा करना आवश्यक है। तो इसके लिए हम गणित की भाषा को रुचि बनाने के लिए, गणित के विषय को रुचिकर बनाने के लिए हम उस गणित के विषय में भाषा और कला को भी जोड़ें, जिससे क्या हो, बच्चों में गणित के विषय के प्रति रुचि पैदा हो। क्लियर है। इसी कारण FLN से संबंधित सारी चीज़ें आपको बता दूं मैं। आजकल FLN आप सबको पता है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो कि आपको गणित विषय, ना सिर्फ गणित बल्कि अन्य विषयों में भी सारी विषयों को समावेशन करके पढ़ाया जा रहा है। सब 4 नंबर प्रश्न लूँगा आपके साथ दोस्तों। एक शिक्षक गणित कक्षा कक्ष में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए। जब हम बात करते हैं किसी भी कक्षा कक्ष में, आप समुदाय और भागीदारी दोनों क्यों शामिल करते हैं? इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर सामाजिक विकास के साथ साथ नेतृत्व का विकास, सांस्कृतिक क्षमता का विकास भी हो सके। खेल कराते हैं। खेल क्यों कराते हैं? खेल में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सभी प्रकार का विकास देखने को मिलता है। इसी प्रकार से गणित का कक्षा कक्ष में भी एक टीचर समुदाय को शामिल कर रहा है, भागीदारी को शामिल कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही है। कई स्तरों के साथ जोड़े कार्य प्रदान करना। बिल्कुल सही है। शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। ये भी सही है। प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूह विभाजित करना। ये भी सही है। परंतु जब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, इस प्रश्न की, तो जब हम समुदाय की भागीदारी को बनाते हैं ना, तो हम वहाँ पर कुछ चीज़ें ये नोट करते हैं। देखिए ज़रा, मैं बताता हूँ आपको। मैं जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं। इसलिए आपका ऑप्शन देखिए ध्यान से एक बार और, एक दूसरे के विचारों को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना जरूरी है। कई स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना, अलग अलग स्तरों के साथ जुड़े कार्य प्रदान करना सही भी हो सकता है। शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान करना। आप रणनीति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न हल करने के कक्षा को छोटे समूह विभाजित करना, ये तो बहुत अच्छा है। प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूह विभाजित करना बहुत ज़रूरी है, सामूहिक कक्षा कहलाती है। परंतु हम जब यहाँ बात करते हैं, शुरू में ही आपने सारी चीज़ें बता दी बच्चों को, तो बच्चे खुद करने वाली चीज़ें शामिल नहीं हो पाती। जब हम बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, स्वयं करके सीखने की, तो वाली क्षमता यहाँ देखने को नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये भी सही है पर ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 लूँगा आपके साथ में। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के इस अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? प्यारे मित्रों, एंड तक बने रहेगा तभी आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है। बिल्कुल सही है। संकल्पना को समझता है, सिद्धांत को भी समझता है। यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है? बिल्कुल सही प्यारे मित्रों। जब हम बात करते हैं अधिगम के उद्देश्यों की, अधिगम के, तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये सब क्रियाएं होती हैं। पर हम जब बात करते हैं ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सारे कौशल होते हैं। तो कौन से कौशल की प्राप्ति है? बच्चा क्या समझता है? गणित के उस सिद्धांत को समझता है और गणित के संकल्पना को समझता है। तो ये किस उद्देश्य की प्राप्ति है बच्चे के अंदर? आप बताएंगे कौशल है, अनुप्रयोग है, पूर्व ज्ञान है, अवबोधन है। जब हम बात करते हैं कौशल की, तो हम कोई भी कार्य करते हैं, स्किल कहलाता है। अब सीखते हैं कौशल, फिर उसका प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग कहलाता है। पूर्व ज्ञान मतलब पहले से हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं। अवबोधन मतलब समझना होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीधी बताइए जरा। चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब समझना। देखिए, पहले ज्ञान होता है, फिर होता है अवबोध, ठीक है, ज्ञान, अवबोध, इसके बाद विश्लेषण, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग,
अनुप्रयोग, फिर लिखेंगे विश्लेषण, लिखते जाना है आपको, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। ये चरण चलता है पूरा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मतलब ज्ञान मतलब क्या, पहले बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान लेता है, मतलब कौशल सीखता है, फिर उसका क्या करता है, समझता है उसको, मतलब वही बच्चे ने सीख गया, समझ गया क्या कि गणित की संकल्पना को सीख गया, समझ गया, वही क्या है, संकल्पना और सिद्धांतों को समझता है, फिर उसका प्रयोग कर लेता, अनुप्रयोग में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, इसका आ रहा है समझ में। प्रश्न क्रमांक 6 लूँगा आपके साथ में। गणित को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं, शक्तिशालियों की शक्ति नहीं, मन की भाषा बिल्कुल सही है, मस्तिष्क का व्यायाम ये भी सही है। पर यहाँ पर ध्यान देना, अभी आपको बता दूँ FLN में गणित का जादू नाम से गणित विषय को बदल दिया गया है। मतलब क्या कि मस्तिष्क का व्यायाम हो रहा है वहाँ पर। गणित का जादू मतलब बहुत सारे जो संकल्पनाएं हैं, सिद्धांत हैं, उनको बहुत आसान तरीके से बच्चों के मस्तिष्क में डाला जा रहा है, बच्चा खुद सीख रहा है, करके सीख रहा है। समझ में आ गया। तो गणित में हम मस्तिष्क का व्यायाम होता है, बहुत सारे संख्याएं हल करते हैं, बहुत सारे समस्याओं में हम बच्चों को लगाते हैं, जिससे बच्चा खुद सीखता है। 7 नंबर प्रश्न लूँगा आपके साथ। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की उक्त परिभाषा किसने दी है। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। अब समझना इस चीज़ को आप लोग मेरे साथ में। विलियम किलपैट्रिक नाम सुना होगा आप लोगों ने। विलियम किलपैट्रिक ये बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए। इन्होंने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट मेथड दिया, एक परियोजना विधि दी, या फिर उसे योजना विधि भी कहते हैं, परियोजना विधि, या इसे कहते हैं योजना विधि भी कहते हैं। विलियम किलपैट्रिक साहब ने दिया, और इन्होंने कहा कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है, या प्रोजेक्ट एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिससे मन लगाकर, आप परिभाषा याद रखना, मन लगाकर उद्देश्यपूर्ण वातावरण में पूरा किया जाता है। अब मान लीजिए आप बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, कोई भी परियोजना देते हैं, तो बच्चे का, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे के अंदर खोज और अन्वेषण, प्यारे मित्रों, खोज और अन्वेषण को बढ़ावा मिले, और किसका विरोध हो, आप बताएंगे, किसका निषेध हो, रटंत पद्धति का निषेध हो। बिल्कुल, इसलिए खोज और अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है, जो कि बच्चा वातावरण में, सामाजिक वातावरण में जाकर चीज़ों को सीखता है और चीज़ों को सर्च करता है। याद रखेंगे, विलियम किलपैट्रिक साहब ने ये बात बताई है। इसका उत्तर जाएगा विलियम किलपैट्रिक, 1st नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, समझ में आ रहा है प्यारे में तो शेयर करना है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। मतलब क्या कि शिक्षक गणित में बच्चों को पढ़ाते समय ही एक उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। वो कौन सा उद्देश्य है आप बताएंगे। सांस्कृतिक उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है, शैक्षणिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य, ये सभी। प्यारे मित्रों, पढ़ाते समय ही केवल आप शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं कि आप पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं और पर्टिकुलर उस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए बच्चों को आपने जोड़ना सिखा दिया, तो आपका उद्देश्य क्या है कि बच्चा व्यवहार में उस जोड़ने के नियम को ला सके, बच्चा जोड़ सके, 2 अक्षरों का जोड़ सके, 2 संख्याओं का जोड़ सके। तो क्या है कि हमारा उद्देश्य ये था कि बच्चे 2 संख्याओं का जोड़ सके, ये उद्देश्य था। तो हम पढ़ाते समय बच्चों को शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति करा दिए, पर यहाँ पर सांस्कृतिक उद्देश्य की प्राप्ति कराने के लिए आपको बहुत सारे क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, जैसे गतिविधि हो गया, है ना, उससे तब सांस्कृतिक उद्देश्य की प्राप्ति होगी। सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप बच्चों के अंदर सामूहिक क्रियाकलाप कराएंगे, फिर आप खेल करा सकते हैं, नैतिक भावना सिखा सकते हैं। सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति तब होगी, कक्षा में भी हो सकती है, पर पढ़ाते समय मुश्किल है। पर एक शैक्षणिक उद्देश्य जो कि पूरा हो जाएगा वो है शैक्षणिक उद्देश्य, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा, वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके, उपरोक्त दृष्टिकोण है। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों किसकी, कि यह वास्तविक है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, बिल्कुल सही है, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के गणित के स्तर को बढ़ाया जा सके। उपरोक्त दृष्टिकोण क्या है, मतलब क्या कि आप क्या कर रहे हैं कि गणित को कठिन समझ रहे हैं, तो आप कोई कठोर कदम उठाएं जिससे गणित को आसान बनाया जा सके। यह कथन किसने दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, मुदालियर आयोग का है, शिक्षा नीति 1986 का है, राधाकृष्ण आयोग का है। दोस्तों जब हम बात करते हैं 1986 की, ये कथन तो आप लोग याद रखना, शिक्षा नीति 1986 में आई थी। इसके आधार पर हम क्या करते हैं,
गणित को आसान बनाने का प्रयास करते हैं। अब ये जितने भी आयोग हैं इन पर बेस्ड में एक अलग वीडियो लेके आऊँगा आप सबके लिए, तो आप लोग तैयार रहना, उस वीडियो को प्यार देना। बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ सारे आयोग पर आधारित और उनकी सारी अनुशंसाएँ पूरी कथन पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा मैं। गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब गणित पढ़ाते समय एज अ टीचर आप कौन से बात पर ध्यान नहीं देंगे, बताइए ज़रा। व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, बिल्कुल सही है, हम तो गणित को जोड़ते ही हैं व्यवहार के जीवन से। मानसिक शक्तियों का विकास हो, बिल्कुल ज़रूरी है भाई। गणित शिक्षण करने से ही बच्चों के अंदर मानसिक क्षमता का विकास होता है, तर्क क्षमता का विकास होता है। जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, जाति प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं प्यारे मित्रों, हम अपनी कक्षा में जाति प्रथा, धर्म प्रथा इत्यादि उनसे बच्चों को दूर रखें, स्कूल से ही दूर रखें सारी चीज़ों को। ये ऑप्शन आपका गलत लग रहा है। आनंद की प्राप्ति ना हो, बिल्कुल नहीं, आनंद की प्राप्ति ना हो, ये होना चाहिए आनंद की प्राप्ति। पर यहाँ पर देखिए जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो मतलब क्या, जाति पूछ रहा है। अच्छा, ये जाति पूछ रहा है। हम गणित की कक्षा में जाति प्रतिष्ठा का उपाय करते हैं। प्रतिष्ठा मतलब क्या कि हम अपनी कक्षा में जाति प्रथा को शामिल ना करें। प्रतिष्ठा का उपाय हो मतलब क्या करते हैं कि उच्च श्रेणी वाले जाति को हम ज़्यादा वो करते हैं, महत्व देते हैं, निम्न श्रेणी वाले जाति को कम महत्व देते हैं, इसका उपाय होना चाहिए, ये बोल रहा है। तो ये सही है, पर यहाँ पर समझने वाली बात ये थी, थोड़ा घुमा दिया। चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा, आनंद की प्राप्ति ना हो। क्यों ना होना चाहिए? यदि आनंद की प्राप्ति गणित विषय में नहीं होगी तो बच्चे क्या हो जाएंगे, बच्चे थोड़ा सा भटक जाएंगे, है ना, बच्चों को गणित में रुचि नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक 11 लूँगा। एक और कथन से प्रश्न पूछा हुआ है, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। कथन है, किसने कहा है? जब हम बात करते हैं इस प्रश्न की तो गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, बिल्कुल सही है, बल्कि वरन शक्ति प्रदान करना है। बिल्कुल, कौन सा किसने कहा है? ड्यूट ने, बेकर ने, डटन ने, और इसका उत्तर जाएगा प्लूटो ने। तो आप ध्यान रखना डटन साहब का ही कथन है। ये कुछ कथन वाले प्रश्न भी हम लोग करते जाएंगे साथ साथ में ताकि आपको याद हो जाए। व्यवहारिक गणित का भाग है, अब बिल्कुल सही है। व्यवहारिक गणित का भाग क्या है? मतलब हम बच्चों को ऐसा शिक्षण कराएं जो कि उस शिक्षण का प्रयोग बच्चा अपने व्यवहारिक जीवन में कर सके। संख्याओं का हिसाब लगाना बिल्कुल है, जोड़ व बाकी करना ये भी है, समीकरणों को हल करना, और फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन लूँगा मैं, बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना। बैंकों की कार्यप्रणाली की जांच करना व्यवहारिक ज्ञान में कैसे आ जाएगा? समीकरणों को हल करना भी नहीं, जोड़ व बाकी करना, संख्याओं का हिसाब लगाना। बेसिकली जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका उत्तर तो बैंकों की कार्यप्रणाली का जांच करना इन्होंने सही माना है। परंतु आपको ध्यान रखना है कि जब हम व्यवहारिक गणित की बात करते हैं तो आप क्या, बैंक मतलब क्या कि जोड़ना घटाने वाली बात ही होती है बैंक में भी। तो हम क्या कर सकें, बच्चा इतना सीख सके कि बैंकों की कार्यप्रणाली का उसके अंदर ज्ञान हो सके। ठीक है, तो चौथा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 लूँगा आपका मैं। असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को डैश बनने में सहायता करना होता है। साधारण बच्चे मतलब असाधारण बच्चे मतलब क्या? प्रतिभाशाली बच्चे। असाधारण मतलब होता है, ध्यान रखना, प्रतिभाशाली बच्चे या फिर विशेष बालक भी कह सकते हैं पर कि उपचार के लिए विवरण जो भी हो, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को डैश बनने में सहायता करना चाहिए। मतलब कोई स्पेशल बच्चा है, विशेष बच्चा है, तो उसको क्या बनाने में हमारी सहायता होनी चाहिए पूछ रहा है। शारीरिक तौर से सक्षम बनाने में, भावनात्मक रूप से स्थिर बनाने में, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने में, और आपका अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित करने में। बिल्कुल सही है प्यारे मित्रों। हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उन बच्चों के लिए हमारा ऐसा प्रयास हो कि बच्चा अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना ले और खुद को अनुकूलित करे, उनके साथ में समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न लूँगा प्यारे मित्रों, सेकेंड लास्ट प्रश्न रहेगा आपके साथ ये। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? मतलब बच्चों को यदि आप गणित पढ़ा रहे हैं तो बच्चों में किस गुण का विकास होगा? आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, तार्किक सोच का, और आपका नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। बिल्कुल ये सभी होंगे। बच्चों के अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास, तार्किक क्षमता, सबका विकास देखने को मिलता है किसमें? गणित के अध्ययन में। आप एनसीएफ से प्रश्न पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न है, आप सबके साथ लूँगा मैं। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। बिल्कुल सही है।
दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता। मतलब एक बार और समझेंगे कि एनसीएफ जो हमारा 2005 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम कहलाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NATION, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 क्या कहता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका होता है। गणित में सोचने का भी और तर्क करने का भी एक निश्चित तरीका होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस कथन की व्याख्या नहीं करता बोल रहे हैं। अब ऑप्शन देखिए जरा मेरे साथ आप लोग। उसे पढ़ाने की विधि, आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त सामग्री के लिखने का तरीका हो सकता है, कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप एवं अभ्यास, ये भी है। जब हम बात करते हैं प्यारे मित्रों सूत्र बताने की, मतलब हम रटंत पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी कक्षा में इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए। हम बच्चों को पहले आगमन विधि का प्रयोग करते हैं। हम बच्चों को आगमन विधि के द्वारा बताते हैं। पहले हम उदाहरण बताएं बहुत सारे, फिर उदाहरण की सहायता से बच्चा खुद नियम और सिद्धांत की पुष्टि करे, इसे ही आगमन विधि कहते हैं। और हमारी कक्षा में इसी प्रकार का माहौल होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये थे आज के सुपर क्वेश्चन प्यारे मित्रों आप सबके साथ में। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।